स्टार्ट करते हैं हम आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है ये मैंने पिछले साल पढ़ाया था, बच्चों के आए थे 95 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं आज एक बार फिर से। मेसोपोटामिया, देखिए ये जो आपका सिलेबस है ना 2026-27 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं, ये मेसोपोटामिया क्या है। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन। तो आप सोच रहे होंगे लेखन कला का मतलब क्या होता है। देखिए, लेखन कला का मतलब होता है लिखने की कला, ठीक है। अच्छा, शहरी जीवन का मतलब क्या होता है? शहरी जीवन का मतलब होता है शहर का जीवन। तो देखिए, अच्छा, तो मतलब पूरी दुनिया में लिखने की कला कहाँ से आई और शहर का जीवन कहाँ से आया, तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा टॉपिक मेसोपोटामिया। तो सबसे पहले यहाँ पर ही क्या हुआ है? लिखने की कला का विकास हुआ है सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही। अच्छा, मेसोपोटामिया अभी कहाँ पर है? तो अगर हम बात करें तो अभी करंट की बात करोगे तो वो है इराक में। इराक में है अभी, क्या है हमारा? इराक में है हमारा मेसोपोटामिया। तो अब तो इराक का नाम मेसोपोटामिया नहीं है, तो हाँ पहले था। जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर को इराक नहीं, हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के नाम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनान भाषा का एक शब्द है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के दो अर्थ हैं। मेसोपोटामिया का पहला अर्थ है मैसोस, दूसरे का अर्थ है पोटेमोस। अच्छा, मैसोस का मतलब क्या होता है? मध्य यानी बीच में। पोटेमोस का क्या मतलब होता है? नदियाँ। नदियाँ दो प्रकार से होती है, दजला और फरात। दो प्रकार की नदियाँ थी मेसोपोटामिया में, जिसका एक का नाम था दजला और दूसरी का नाम था फरात। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र हुआ ना। देखिए, मेसोपोटामिया मध्य और नदी, मध्य मतलब होता है बीच, और नदी के बीच में बसा हुआ शहर था मेसोपोटामिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेसोपोटामिया क्या है। मेसोपोटामिया है दो नदी के बीच में बसा हुआ शहर। तो वो बीच में किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था? एक का नाम है दजला, दूसरे का नाम है फरात। तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच में उपजाऊ भूमि है। एक बात याद रखना आप, हमेशा जो नदियाँ होती हैं ना, वो उपजाऊ कब कहलाएंगी? जब वो किसी नदी के बीच में स्थान, कोई स्थान उपजाऊ तब कहलाएगा जब वो किसी दो नदियों के बीच में हो या एक नदी के बीच में भी क्यों ना हो, तो वो हमेशा वहाँ का जो स्थान होता है वो उपजाऊ होता है। आइए हम आगे चलते हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? अरे, शहरी जीवन की शुरुआत तो मेसोपोटामिया से ही हुई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में मेसोपोटामिया इराक का हिस्सा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, शुरू में बताया था। आइए, मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? अच्छा, जो मेसोपोटामिया है, जो हम इराक के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छा ये प्रसिद्ध किस लिए थी? तो देखिए, सबसे पहला तो भाई यहाँ पर था संपन्नता, हर एक चीज़ की संपन्नता थी, हर एक चीज़ की यहाँ पे संपन्नता थी। दूसरा है शहरी जीवन, यहाँ पे शहर का जीवन था। और फिर है हमारा विशाल और समृद्ध साहित्य। अरे, यहाँ पर विशाल और साहित्य, यहाँ पर विशाल यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में समृद्ध साहित्य थे यहाँ पर। अच्छा, और क्या था? यहाँ पर खगोल और गणित का विज्ञान भी था। तो ये जो आपको पॉइंट अभी मिले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते ही रहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी, तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। आइए ध्यान देते हैं। हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। अच्छा, लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई है और शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वो जगह का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जगह का नाम है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मैसोस, एक पोटेमोस, ठीक है। अच्छा,
मैसोस और पोटेमोस का अर्थ क्या होता है? मैसोस का मतलब होता है मध्य, पोटेमोस का मतलब होता है नदियाँ। अच्छा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि ये दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि वाला एक क्षेत्र था जिसका नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दो नदी का नाम क्या था? एक नदी का नाम था दजला, दूसरी का नाम था फुरात। तो थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे। देखिए, इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हो गया था, मैंने अभी आपको बताया था, दो नदियों के बीच में उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, फिर हमने समझा था मेसोपोटामिया दो नदी के बीच का क्षेत्र है, नाम है दजला फरात। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर हमने इसके आगे पढ़ा है कि इतिहासकार क्या मानते थे कि शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? शहरी जीवन की शुरुआत तो भाई मेसोपोटामिया से ही हुई है। ठीक है, आइए। तो फिर मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया कहाँ पर है, इराक में है, और कहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को भी पढ़ लिए थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए फेमस थी, पूरे वर्ल्ड फेमस थी। सबसे पहला है संपन्नता, एक कारण है हमारा संपन्नता, दूसरा है शहरी जीवन, तीसरा है विशाल और समृद्ध साहित्य, और तीसरा है गणित और खगोल विज्ञान। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। आइए, तो मेसोपोटामिया में क्या कोई भाषा भी थी? जी हाँ, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली भाषा थी, उसका नाम था सुमेरियन। इसको हम सुमेरी भाषा भी कहते हैं, सुमेरी। ठीक है, आइए। तो 2400 ईसा पूर्व के आसपास अकदी भाषा बोली जाने लगी। आप सोच रहे होंगे ये एक वर्ड इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये ईसा पूर्व के, ये क्या होता है ईसा पूर्व, और ईसवी क्या होता है? तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और आप समझ जाना। बस इतने समझ लो, ईसा मसीह के जन्म से पहले को पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये ईसा पूर्व की डेट है। अगर ईसवी कहेगा तो क्या कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट को हम कहते हैं ईसवी। ठीक है, आइए। तो दूसरी भाषा जो 2400 ईसा पूर्व में आई थी उसका नाम था अकदी भाषा। ठीक है, अच्छा, तीसरी भाषा का नाम क्या था? तीसरी भाषा का नाम था अरामाइक, और वो कब आई थी? 1400 ईसा पूर्व में आई थी। तो आप इसको याद कर लेना। आइए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। इसका नाम है, अच्छा, जो अरामाइक भाषा भी जो आपने बताया वो किससे मिलती जुलती थी? वो तो भाई हिब्रू से मिलती जुलती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है। तो यहाँ तक आज आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो कैसी लग रही है वीडियो, आप ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इराक एक भौगोलिक विविधताओं वाला देश था। अब आप बोलोगे ये इराक कहाँ से आ गया, हम तो मेसोपोटामिया पढ़ रहे थे। अरे मैंने आपको क्या बताया था, इराक का ही नाम मेसोपोटामिया है, और मेसोपोटामिया का नाम अब क्या है? इराक। याद रखना। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, या तो ऐसे आएगा इराक एक भौगोलिक विविधता वाला देश है, और ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए 8 नंबर में आता है पेपर में। ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए। ठीक है, आइए। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप कंफ्यूज ना होना और बस कर देना पेपर में। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पूर्व की बात करेंगे हम पहले। पूर्वी हिस्सा कैसा था? देखिए, यहाँ हरे भरे घास के मैदान थे। ठीक है, अच्छा, और क्या बात है? यहाँ वृक्ष से ढके पर्वत थे। तो बहुत आसान है। आइए, यहाँ स्वच्छ झरने थे। तो ध्यान रखना कहाँ की बात चल रही है, यहाँ पर स्वच्छ झरने थे। ये तो भाई पूर्व की बात चल रही है। पूर्व दिशा किस प्रकार की थी? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे अगर और भी नोट्स चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं। नीचे वाला नंबर जो है वो व्हाट्सअप वाला नंबर है, उस पर आप मेरे से व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं कभी भी। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम कौन सी बात पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पूर्वी हिस्से की बात। चलिए, पूर्व में और क्या क्या था? अच्छा देखो, मेसोपोटामिया में पूर्वी हिस्से में जंगली फूल भी थे। अच्छा, और पर्याप्त वर्षा भी होती थी। देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको? और आगे देखिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ? जो खेती की शुरुआत है वो कब हुई? देखिए, यहाँ 7,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के बीच में। ईसा पूर्व पता है ना,
अरे ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की डेट, है ना। तो 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई। लेकिन आपको एक चीज़ कंफ्यूज लग रहा होगा, अरे यार हम डेट तो 6,000 से 7,000 लिखते हैं, यहाँ पर 7,000 से 6,000 क्यों लिखा पड़ा है? ये पॉइंट तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी अभी बस आप खाली इतना समझ लीजिए कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम बताएंगे अच्छे से आपको ईसा पूर्व ईसवी, उससे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा उत्तर भाग की बात कर ले, वहाँ पर क्या था। तो देखो बहुत इजी है। उत्तर भाग में क्या था? उत्तर भाग में स्टेपी घास के मैदान थे, ये याद रखना आप, ठीक है। ये भी आपको पता लग गया है। और क्या था? यहाँ देखो पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। यहाँ पर तो भाई पशुपालन ज़्यादा लोग करते थे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग कृषि करते हैं। यहाँ के लोग तो बहुत कम, मतलब यहाँ के लोग बहुत कम क्या करते हैं, कृषि, और पशुपालन ज़्यादा करते थे यहाँ के लोग। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने देखा इसी चैप्टर में है ये पॉइंट, क्या है ये, यहाँ जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा अच्छा उपलब्ध हो जाता था। सर्दियों की वर्षा के बाद चारा बहुत अच्छा उपलब्ध हो जाता था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फिर अब हम समझेंगे थोड़ा सा नीचे का पॉइंट। देखिए पूर्वी भाग बहुत छोटा है। दजला और उसकी सहायक नदियाँ इराक की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। देखिए दजला और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं ना, देखिए अब आप बोलोगे भैया हमने तो बस खाली इतने ही समझा है कि दजला नदी क्या होती है। देखो दो प्रकार की नदी थी मेसोपोटामिया में, एक थी दजला और दूसरी है फरात। आपने सब पढ़ रखा है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये दजला की सहायक नदियाँ, देखो सहायक नदियाँ का मतलब होता है जो नदियाँ दजला में आकर के मिलेंगी, उसको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। तो समझ गए ना आप। आइए, तो बहुत अच्छा साधन थी दजला और उसकी सहायक नदियाँ, किस चीज़ के लिए? अरे भाई देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है परिवहन के लिए, यानी कोई भी घूमने फिरने हमें जाना है तो और या कोई सामान को पहुँचाना है, तो परिवहन का सबसे अच्छा साधन क्या थी? परिवहन का सबसे अच्छा साधन थे इराक की नदियाँ, दजला नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसमें अब हमें समझ में आएगा एक बात, देखिए ध्यान से सुनना। अब हमें इसमें समझना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी सहायक नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने पूर्व हिस्सा भी देख लिया। दक्षिण में क्या था? दक्षिण में थे रेगिस्तान। थोड़ा ध्यान देना, देखिए दक्षिणी हिस्से में रेगिस्तान थे। यहाँ पर सबसे पहले लेखन प्रणाली, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन प्रणाली का विकास हुआ था, तो ध्यान रखना आप। आइए, और नगरों का भी उद्भव यहाँ पर हुआ था, ये भी आप याद रखना, नगरों का उद्भव हुआ था। और उपजाऊ भूमि भी हमें कहाँ पर मिलती है? अरे दक्षिणी भाग में ही तो मिलती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कृपया कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। राधे राधे।